ठीक है बच्चों, तो सॉलिड के इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिए। अब बात करेंगे सोल्यूशन वाले की। ठीक है, तो जो सोल्यूशन चैप्टर है उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव बना सकता है, ठीक है, तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले देखो, सोल्यूशन में जो ऑब्जेक्टिव बन सकता है वो जैसे हमने पढ़ा है ना कि अलग अलग सॉल्यूट और अलग अलग सॉल्वेंट मिला के, जैसे गैस को गैस में मिला के, गैस को लिक्विड में मिला के, गैस को सॉलिड में मिला के, लिक्विड को गैस में मिला के, लिक्विड को लिक्विड, ऐसे करके अलग अलग टाइप पढ़ा है। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं सोल्यूशन के ना, वो क्या आ सकते हैं ना, तो उसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि गैस को सॉलिड में मिलाने का एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन थोड़े कम बनेंगे, लेकिन मे भी चांसेस हैं। जो चांसेस हैं वो कंसंट्रेशन वाले टर्म से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कंसंट्रेशन मेजर करने के बहुत तरीके आपने पढ़े हुए क्लास में, जैसे मोलरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से एक टर्म्स आता है कि कौन सा जो टर्म्स है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, और कौन सा इंडिपेंडेंट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो जहाँ भी वॉल्यूम आएगा वो चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। जैसे अब मोलैरिटी देख लो, मोलैरिटी इसमें क्या आता है, नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर सोल्यूशन, तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड है। जबकि मोलैलिटी, मोलैलिटी में वॉल्यूम नहीं है, ये नहीं डिपेंड करेगा। मोल फ्रैक्शन, ये भी डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ भी वॉल्यूम नहीं है। नॉर्मेलिटी डिपेंड करेगी, नॉर्मेलिटी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहला टर्म्स ये आता है कि कौन सा फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एक सोल्युबिलिटी में फैक्टर, जब हम बात करते हैं ना सोल्युबिलिटी में, कि सोल्युबिलिटी फैक्टर की जब बात करते हैं तो प्रेशर वाले पे एक टर्म्स आता है ना, जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड में घुला रहते हैं ना, गैस और लिक्विड का सोल्यूशन बनाते हैं, तो वहाँ पे एक लॉ आता है हेनरी लॉ। कौन सा लॉ आता है? हेनरी लॉ ना। तो हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन आप में पूछे जाएंगे, है ना, इसलिए हेनरी लॉ को थोड़ा ढंग से देख लेंगे आप, ठीक है। हेनरी लॉ क्या कहता है कि जब आप प्रेशर इंक्रीज कराते हो तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये देख लेंगे। इनके एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? इनके एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद दूसरे टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो है राउल्स लॉ। क्या इंपॉर्टेंट है? राउल्स लॉ। राउल्स लॉ इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है राउल्स लॉ। देखना, इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे ऑब्जेक्टिव बना के। वो किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि राउल्स लॉ दो कंडीशन के लिए अलग अलग यूज होता है, वोलेटाइल सोल्यूशन और नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन, ठीक है। तो पहला आपने पढ़ा है कि कोई भी जो प्रेशर जनरेट होता है वो जो पार्शियल प्रेशर का सम होता है उनके बराबर होता है। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे? तो प्योर स्टेट में जो उनके वेपर प्रेशर होते थे और उनके मोल फ्रैक्शन, है ना, प्योर स्टेट में जो उनके वेपर प्रेशर होते थे और उनके जो मोल फ्रैक्शन होते थे, तो ये इस तरह से हम राउल्स लॉ निकालते थे। और इसमें से अगर एक नॉन वोलेटाइल हो जाता था तो क्या होता था? जब नॉन वोलेटाइल हो जाता था तो उस कंडीशन में क्या होता था कि एक को निगलेक्ट कर देते थे और लास्टली एक कंडीशन आती थी ये वाली, देखो कौन सी, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वाली ना। और यहीं से ये कोलिगेटिव भी प्रूव होता है। क्या प्रूव होता है? कोलिगेटिव। कौन? ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, ठीक है। तो हेनरी लॉ देखेंगे। उसके बाद क्या है, तो देखो इसको इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करते हैं इसको, ठीक है ना, इसको सेव कर देते हैं और इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो क्या है? वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, यही इंपॉर्टेंट है ना। इस क्या होती है? जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करे। ध्यान से देखो, और ये भी चार होती, कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, होता है कि नहीं होता है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होता है? CRT होता है, पढ़ाइए तुम लोगों ने, ठीक है ना। अब आप समझो, इसमें एक टर्म्स आता है जो होता है KF, है ना, और इसके इक्वल टू क्या आती है? मोलैलिटी। याद रखो क्या आती है? मोलैलिटी। यहाँ पे क्या आता है? KB, और यहाँ पे टर्म्स भी आती है मोलैलिटी। इस पे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम छोटे छोटे आ जाते हैं। KB और KF को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा। ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, या मोलल इल्वेशन कांस्टेंट। और KF को क्या बोलते हैं? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। तो ये टर्म्स अपने दिमाग में आप रखोगे, ठीक है।
ध्यान रखना ये क्या होता है। उसके बाद इनके जो फॉर्मूले बनते हैं उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इन सब से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ऑप्शन कभी कभी पूछ देता है बना के, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस थ्योरेटिकल टर्म्स है, देख लेंगे एक बार, आजकल मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट था। और यहाँ से और भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर अब आपको ज़रूरत हो इन सब के PDF की या किसी नॉलेज की, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आपको चीट नोट्स मिल जाएंगे। साथ में आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भेजें, शेयर करें इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। अगले चैप्टर में मिलते हैं कुछ देर बाद, ठीक है। तब तक आप इसे